हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज मैं सरिता भाटिया आपको कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक क्षितिज में पाठ 2 ल्हासा की ओर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। जैसे हम लोग कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं तो हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही हमें उस क्षेत्र के रहन सहन, खान पान आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और हमारा ज्ञान क्षेत्र भी बढ़ता है। आइए अब पाठ पढ़ें। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ल्हासा की ओर पाठ के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राहुल जी का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का नाम सबसे अग्रणीय है। ल्हासा की ओर पाठ में राहुल जी ने प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, अतः उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन अर्थात सेना रहा करती थी। अब दुर्ग के कई हिस्सों में किसानों ने बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई देते थे, अतः लेखक वहीं एक घर में चाय पीने के लिए रुक गए। वहां लेखक ने देखा कि जाति पाति छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के अलावा अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर जाकर स्वयं चाय बनाकर ला सकता है। तिब्बत यात्रा के समय लेखक को यात्रा के दौरान मंगोल भिक्षु मिला, जिसका नाम लोबजड़ शेख था, जिसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, पर लेखक उसे सुमति के नाम से पुकारने लगा। वहाँ सुमति के जान पहचान के कई आदमी थे, अतः भिखमंगे के वेश में रहते हुए भी लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं थे। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, फिर देखते थे कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना पैसा खर्च नहीं करती थी, क्योंकि गवाह तो कोई मिल ही नहीं पाता था। लेखक का अगला पड़ाव लड़कोर था, जो 16-17 मील से कम नहीं था। अतः लड़कोर तक जाने के लिए घोड़ों पर सामान रखा और लेखक स्वयं उसके ऊपर चढ़कर चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिख रहे थे। कुछ पहाड़ बिना बर्फ और बिना हरियाली के भी दिख रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा। लेखक ने सोचा कि शायद चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे मारा नहीं, और धीरे धीरे लेखक सुमति से बहुत पिछड़ गया। एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे। लेखक गलत रास्ते पर मील 1.5 मील चला गया। फिर आगे एक घर में पूछने पर वापस उसी रास्ते पर लौटकर आए और आगे बढ़े। आगे सुमति गुस्से में इंतजार करता हुआ मिला, पर सारी बातें सुनने पर वह शांत हो गया। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे, क्योंकि वहां सुमति के अच्छे यजमान थे। लेखक आगे तिहड़ी के विशाल मैदान में था, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम होता था। उसी पहाड़ी का नाम था तिहड़ी समाधि गिरी।
वहाँ आसपास के गांवों में सुमति के बहुत सारे यजमान थे। सुमति बोध गया से कपड़े लाकर उसके ताबीज बनाकर बेचता था। अगर कपड़ा खत्म हो जाता तो वह साधारण कपड़े से भी ताबीज बनाकर बेचता था। सुमति अपने यजमानों के पास जाकर ताबीज बेचना चाहता था, पर देर हो जाने के कारण लेखक ने उसे मना कर दिया। लेखक ने आगे की यात्रा के लिए भरिया अर्थात भार या सामान उठाने वाला ढूंढा, पर कोई नहीं मिला। तब लेखक को स्वयं ही अपना सामान उठाकर चलना पड़ा। तिब्बत की धूप भी कड़ी थी, ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा सर्दी से बर्फ हो रहा था। सुमति को शेखर विहार में अपने एक यजमान से मिलना था, अतः वह शेखर विहार आ गई। वहाँ की जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी और जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिन्हें नमसे कहा जाता था, वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले और वहाँ के एक बड़े मंदिर में कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें रखी हुई थी। एक एक किताब 15-15 शेर से कम की नहीं थी। सभी किताबें मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। लेखक किताबों को आराम से पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को उनके यजमानों के पास जाने के लिए कहा और लेखक आराम से उन पुस्तकों को पढ़ने लगा। पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही लेखक ने आगे की यात्रा शुरू की। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।